फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1979 की फिल्म काला पत्थर से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस कहानी का जन्म कैसे हुआ। 27 दिसंबर 1975 चास नाला में कोयले की खान में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। चास नाला धनबाद के पास बिहार में है, अब झारखंड में है। उस दिन दोपहर 1:35 पर एक धमाके के कारण कोयले की खान की एक सुरंग और उसके ऊपर बंद पड़ी पानी से भरी खान के बीच की दीवार टूट गई। पानी कोयले की खान में आ गया। वहां काम कर रहे वर्कर्स को यह भी पता नहीं चला कि कब उनकी जिंदगी खत्म हो गई। इस दुर्घटना के 26 दिन बाद पहली लाश मिली थी। लाशों को पहचान पाना मुश्किल था। उनके सिर पर लगे लैंप हेलमेट के नंबर से उनका पता चल पाया। 375 लोगों की मौत बताई गई, पर कहा जाता है कि ये गिनती 700 से भी ज्यादा थी। धमाके का असली कारण कभी सामने नहीं आया, पर इस दुर्घटना के लिए कुछ अफसरों को इसका जिम्मेवार माना गया। 2012 में इस केस का फैसला सुनाया गया। तब तक 2 एक्यूज्ड मर भी चुके थे। बाकी बचे रामानुज भट्टाचार्य और दीपक सरकार को 1-1 साल की कैद और 5-5 हजार का फाइन लगाया गया। बहरहाल फिल्म की बात पर आते हैं। सलीम जावेद और यश चोपड़ा ने डिसाइड किया कि इंडिया में पहली बार ऐसी फिल्म बनाई जाए जो किसी डिजास्टर पर आधारित हो। हॉलीवुड में इस तरह की फिल्में पहले से ही पॉपुलर थीं। उस दौर की ताजा फिल्में थीं 1972 की द पोसीडन एडवेंचर, 1974 की द टॉवरिंग इन्फर्नो, अर्थक्वेक। फिल्म में अमिताभ के कैरेक्टर की बैक स्टोरी जोसेफ कॉनराड के नॉवल लॉर्ड जिम से इंस्पायर्ड थी। फिल्मों में आने से पहले जब अमिताभ कलकत्ता में काम करते थे, तब उन्होंने बर्ड एंड कंपनी के कोल डिपार्टमेंट में काम किया था। तब उन्हें कंपनी ने बिहार भेजा था माइनिंग एरियाज में काम ऑब्जर्व करने, समझने के लिए। अमिताभ की देखरेख में एक माइन में नई मशीन इंस्टॉल हो रही थी। खान का कुछ पोर्शन टूटकर गिर गया और 2 जने उसके नीचे दब गए। बहुत जल्द वहां मदद पहुंच गई थी। अमिताभ ने खुद भी मदद करनी शुरू कर दी थी। जिस आदमी को वे निकाल रहे थे उसने कहा कि मेरा बचना मुश्किल है, आप दूसरे आदमी को निकालो। ये इंसिडेंट अमिताभ को याद रहा। जब काला पत्थर की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा था तो अमिताभ ने भी अपने तजुर्बे सलीम जावेद के साथ शेयर किए। सलीम जावेद पुणे के ब्लू डायमंड होटल में लगभग 3 हफ्ते के लिए रहे और काला पत्थर की स्क्रिप्ट पूरी की। फिल्म की टीम पहले कुछ और थी। अमिताभ तो होने ही थे। शशि कपूर मंगल का रोल करने वाले थे, जो बाद में शत्रु ने किया। ऋषि कपूर रवि का रोल करने वाले थे, जो बाद में शशि कपूर ने किया। पूनम ढिल्लों अनीता का रोल करने वाली थी, जो बाद में परवीन बाबी ने किया। संगीतकार खयाम होने वाले थे। त्रिशूल के समय राजेश रोशन म्यूजिक तैयार करना चाहते थे। तब यश चोपड़ा ने उनसे कहा था कि आप काला पत्थर का म्यूजिक तैयार करना वो एक चैलेंज होगा। इसलिए अपने वादे के मुताबिक राजेश रोशन को ही काला पत्थर का संगीतकार बनाया गया। हालांकि यश चोपड़ा राजेश रोशन से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें फिल्म से निकालने की सोचने लगे थे। वो सारा किस्सा आप उस एपिसोड में देख सकते हैं। फिर भी यश चोपड़ा ने राजेश रोशन से गाने ही बनवाए। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सलील चौधरी को बुलाया गया। फाइनल टीम कुछ और हो गई। ऋषि कपूर ने फिल्म छोड़ दी। शशि कपूर रवि के लिए फाइनल हो गए। पूनम ढिल्लों अनीता के रोल के लिए बहुत यंग लग रही थीं। उन्हें यह रोल ना देकर एक छोटा सा रोल दे दिया गया, जिसका अफसोस पूनम को हमेशा रहा। बात ऐसी भी चली कि शायद विद्या सिन्हा को फिल्म में लिया जाए। विद्या सिन्हा ने भी उम्मीद लगा ली थी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो रोल परवीन बाबी को मिला। विद्या सिन्हा ने यही माना कि मैं उन दिनों बी.आर. चोपड़ा के साथ काफी काम कर रही थी। क्योंकि यश चोपड़ा और बी.आर. चोपड़ा की अनबन थी, इसलिए मुझे ये रोल नहीं मिला। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ की अनबन उन दिनों जोरों पर थी, इसलिए अमिताभ नहीं चाहते थे कि शत्रु इस फिल्म में काम करें। पर सलीम जावेद उन 2 स्टार्स के रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को पर्दे पर पेश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शत्रु को कन्विंस किया। सेट पर लेट आने की आदत के लिए फेमस शत्रु ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह पंक्चुअल होकर की। अमिताभ के साथ अनबन की बात और काला पत्थर की शूटिंग पर क्या हुआ, वो किस्सा आप अमिताभ शत्रु के इस एपिसोड में देख सकते हैं। शत्रु और अमिताभ के बहुत इंपॉर्टेंट फाइट सीन की शूटिंग लगभग 4-5 घंटे तक रुक गई थी। शत्रु ने बताया था कि वहां सब लोग अमिताभ को प्रेफर कर रहे थे।
दोनों स्टार्स के डुप्लीकेट सीन करके दिखा रहे थे। एक मौका ऐसा आया कि जहां अमिताभ का डुप्लीकेट शत्रु के डुप्लीकेट के गले पर फावड़ा रख देता है। तब शशि कपूर आकर रोकते हैं। शत्रु ने कहा, इसका मतलब ये बनता है कि कहानी में अमिताभ का किरदार शत्रु के किरदार से स्ट्रॉन्ग है, जबकि बताया यह गया था कि शत्रु का किरदार कभी हारने वाला नहीं है। शत्रु ने अपनी असहमति जताई और शूटिंग रुक गई। 4-5 घंटे के बाद यह फैसला किया गया कि दोनों बराबर लड़ रहे होंगे जब शशि उन्हें आके छुड़ाते हैं। शत्रु और अमिताभ के बीच की यह फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छी शूट की गई। फाइट मास्टर थे शेट्टी। दोनों कलाकारों का एफर्ट कमाल था। दोनों को शूटिंग के दौरान कई चोटें भी लगी। अमिताभ का एनर्जी लेवल देखने वाला है। बाकी किरदारों की बात करें, राखी को डॉक्टर सुधा का रोल दिया गया। नीतू सिंह छन्नो बनी। कहानी के मेन विलेन कोयले की खान के मालिक धनराज पुरी बने प्रेम चोपड़ा। ट्रक ड्राइवर के रोल के लिए यश चोपड़ा ने धर्मेंद्र से बात की। धर्मेंद्र तैयार भी हो गए थे, डेट्स भी फाइनल कर ली थी, पर जब उन्हें पता चला कि रोल में करने लायक ज्यादा कुछ नहीं है तो उन्होंने परीक्षित साहनी से कहा कि तुम यश चोपड़ा से बात करो और अच्छा लगे तो ये रोल कर लो। धर्मेंद्र हट गए तो परीक्षित साहनी ने वो रोल किया। सलीम जावेद और यश चोपड़ा ने पहले अमिताभ को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई, बाद में शशि कपूर और शत्रु को सुनाई। तीनों कलाकारों को उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके बताए गए। संजीव कुमार ने मेहमान कलाकार के रूप में एक सीन किया। सपोर्टिंग कास्ट में बहुत लोग थे। फिल्म का मुहूर्त 27 सितंबर 1976 को हुआ था। शुरू में ही फिल्म की सारी टेरिटरीज बिक चुकी थीं। अभी फिल्म की शूटिंग होनी बाकी थी। कोयले की खान की शूटिंग के लिए यश चोपड़ा ने 6 असली माइंस देखी, फिर रांची के पास एक माइन को फाइनल कर लिया। कहा जाता है कि वहां कुछ पोर्शन शूट भी किया शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, पर अपने बिहारी बाबू को देखने वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी। फाइनली यश चोपड़ा ने वहां शूट करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और पुणे के पास राज कपूर के लोनी फार्म हाउस में शूटिंग शुरू की। हाँ, जानता हूँ तुम यहाँ के बहुत बड़े दादा हो। नाम क्या है तुम्हारा? दिन क्या आज? मंगल। तो लिख ले। छन्नो नाम है मेरा। हाय छन्नो, ऐसा लगता है जैसे एक साथ 6 दर्जन चूड़ियां आपस में छड़क गई हो। हाय रवि। अनीता? ओह नो, मैं यहाँ धनराज कोल माइंस में इंजीनियर हूँ। भाई हम जर्नलिस्ट बन गए हैं बहुत बड़े। देखो तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। कोई बात नहीं। Why don't you understand? Why don't you understand, doctor? That pain is my destiny and I can't avoid it. हमारे काम का मजदूर वही है जो मरा मरा जिए और सर झुकाते हुए सब कुछ सहता रहे, मालिक को भी और मौत को भी। टनल नंबर 4 और पानी के बीच का फासला कम होते जा रहा है। ये माइन उन सब के लिए एक बहुत बड़ी पानी की कब्र बन जाएगी। आप बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। मैंने जिंदगी में अपने सिवाय किसी और को तारीफ के काबिल नहीं समझा, लेकिन तुम्हें मानता हूं दोस्त। फिल्म का आखिरी हिस्सा खान में पानी भरने का पोर्शन हॉलीवुड के टेक्नीशियंस की मदद से शूट किया गया। ये सेट गोरेगांव ईस्ट के स्टूडियो फिल्म सिटी में शूट किया गया। ये स्टूडियो 1977 में शुरू हुआ था। आखिरी पोर्शन की शूटिंग के समय पानी में शशि कपूर का पैर फिसल गया था। उनकी टांग पर सच में मलबा गिर गया था और बहुत देर तक शशि कपूर नजर नहीं आए। रोमेश शर्मा तब शशि कपूर के पास थे। उन्होंने शशि की टांग से मलबा हटाया
और शशि को निकाला। शशि कपूर की टांग पर बहुत चोट लगी। एक हफ्ता तक उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा। आखिरी हिस्से की शूटिंग के समय अमिताभ, शत्रु, शशि और बाकी सब कलाकारों ने बहुत कोऑपरेट किया। तेज पानी के सामने शॉट्स देने से उन्होंने हेजिटेशन नहीं दिखाई, ना ही पानी से होने वाली इन्फेक्शन का डर जताया। अमिताभ और शत्रु के साथ एक ही तरह की बात हुई। शत्रु का शॉट था कि पानी के तेज फ्लो में उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ धकेला जाना था। जब शॉट लिया गया तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि शत्रु कैमरा को नजर ही नहीं आए। ऐसा ही अमिताभ के साथ हुआ, पर ये शॉट्स दोनों कलाकारों ने दोबारा दिए। सबकी मेहनत पर्दे पर नजर आई। यश चोपड़ा के खास डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी केजी और कैमरामैन रोमेश भल्ला और आर्ट डायरेक्टर सुधेंदु रॉय का काम तारीफ के काबिल था। सारे कलाकार अपने अपनी जगह बहुत अच्छे थे। 3 मेन स्टार्स का रोल बहुत डिफाइंड था, एक दूसरे से डिफरेंट था। अमिताभ कहानी के मेन कलाकार थे। उनके डायलॉग्स उनके किरदार के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट और खास थे। ये कोले की कान एक अजगर है सेठ साहब, जो रोज अनगिनत मजदूरों को निगलता है और उन्हें चबा के, पीस के, कुचल के उनके जिस्मों से जिंदगी का एक एक कतरा चूस कर एक लाश की सूरत में उन्हें वापस उगल देता है। जो इंसान का खून पानी की तरह बहा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैं समझता था कि तुम एक बहुत जलील, एक बहुत कमीने इंसान हो। तुम तो एक जानवर हो, दरिंदा हो, एक आदमखोर दरिंदा जो इन मजदूरों का खून पीता है, उनका गोश्त खाता है। शशि कपूर ने अपना रोल बहुत आसानी से, बहुत अथॉरिटी से निभाया। क्योंकि 1 महीने का बोनस देकर आप 3 महीने के बोनस पर साइन करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक मजदूर किन हालात और किन मुसीबतों में जिंदा रहता है, लेकिन 1-2 टकों की नौकरी के लिए सच्चाई का साथ छोड़ने वाले कोई और होंगे, मैं नहीं हूं पुरी साहब। बोनस तो 3 महीने का ही मिलेगा। पर शो स्टीलर साबित हुए शत्रुघ्न सिन्हा। उनके डायलॉग्स पर पिछले कई सालों से तालियां और सीटियां बजती रही थीं। इस बार भी ऐसा हुआ। उनके डायलॉग्स उनके किरदार को तो सूट कर ही रहे थे, उनकी स्टार इमेज को भी सूट कर रहे थे। उस पर उनका खास अंदाज। हॉल में तालियां और सीटियां उन्हें हासिल हुईं। इस फिल्म में बोले उनके डायलॉग्स आज भी फेमस हैं। क्लाइमैक्स में उनकी मौत से उनका रोल और ऊपर उठ गया। अरे मेरे लाल, जब तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे थे, मंगल तब से ताले तोड़ता आ रहा है। अरे मेरे बदायूं के लल्ला, अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहां से मंगल ना निकल सके। समझ गए मुन्ना? मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं। बाकी कलाकारों में प्रेम चोपड़ा बहुत डोमिनेटिंग थे। उनका काम बहुत अच्छा था, पर मेन विलेन होते हुए उनके ऐसे सीन्स नहीं थे कि हीरोज उन्हें मारते पीटते। अमिताभ के साथ बातचीत बहुत है, पर असल में प्रॉपर फाइट सीन नहीं है। एक कलाकार ऐसे थे जिनकी बात भले ही कम होती हो, पर इस फिल्म में तीनों हीरोज के साथ उनकी फाइट हुई। शरद सक्सेना, उन्होंने धन्ना का किरदार बहुत अच्छा निभाया। लो, ठंडा पियो। धन्ना, एक बात बता, इस लड़की को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम चारों को इस जंगल में मुझसे कौन बचाएगा? परवीन बाबी की पर्सनैलिटी और उनका रोल बहुत मैच करते थे। फिल्म में ग्लैमर उन्होंने ही पेश किया। नीतू सिंह एक्ट्रेस वो हमेशा ही अच्छी थीं। राखी ने अपना रोल बहुत ग्रेसफुली निभाया। मनमोहन कृष्ण, परीक्षित साहनी और बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर्स अपने अपनी जगह परफेक्ट थे। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के गाने सुन के हैरानी होती है कि यश चोपड़ा राजेश रोशन को रिप्लेस करना चाहते थे या पहले कुछ और धुनें उन्हें सुनाई गईं। फिल्म के सारे गाने अच्छे थे। म्यूजिक इंस्टेंट हिट था, आज तक है। ये राजेश रोशन की बेस्ट एल्बम्स में शामिल है। एक रास्ता है जिंदगी, तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। जो थम गए तो कुछ नहीं, जो जम गए तो कुछ नहीं। धूम मचे धूम, आज की रहना जागी जवानी। मचे धूम, मेरी दूरों से आए बारात, हलमा चैन छबीला, मैया मैं तो पाऊंगी। जगया जगया जगया, इश्क छुपड़ नहीं लगया। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, सासू में तेरी खुशबू के घेरे, हम खो जाते हैं।
बाहों में तेरी, ये गाना रमेश तलवार ने शूट किया था। तब यश चोपड़ा कोई और पोर्शन शूट कर रहे थे। बिनाका गीतमाला 1979 एनुअल लिस्ट में ये गाना 27वें नंबर पर था। एक रास्ता है जिंदगी 22वें नंबर पर था। ओवरऑल फिल्म इतने बड़े सेटअप, इतने बड़े स्टार्स और इतने अच्छे गानों के होते हुए भी दर्शकों को इंगेज रखने में कामयाब ना हो सकी। जितनी उम्मीद थी फिल्म उतनी कामयाब नहीं हुई। ऑडियंस को कहानी का कोई एक सिरा ऐसा नहीं मिल पाया जिसको पकड़कर वो जुड़े रहते। ना सिर्फ अमिताभ की कहानी ने एंगेज किया, ना शत्रु की, ना ही कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की तकलीफों ने, ना किसी और चीज ने। स्क्रीन प्ले बहुत एंटरटेनिंग नहीं था। जिस तरह सलील चौधरी को बैकग्राउंड म्यूजिक की जिम्मेवारी दी गई, ऐसा कोई स्पेशल बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में नहीं था। बहुत बार बहुत बेअसर म्यूजिक था। इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिल्म का बजट 2.5 करोड़ के करीब था। कलेक्शंस 3 करोड़। वर्डिक्ट एवरेज। ये 1979 की टॉप फिल्मों में 5वें नंबर पर थी। गुजरते समय के साथ काला पत्थर ने ज्यादा नाम कमाया, हमारे देश की खास फिल्मों में शामिल हो गई। एपिसोड में दी गई जानकारी दीप्ता कीर्ति चौधरी की बुक और IMDb पर मौजूद काला पत्थर के ट्रिविया से ली गई है। एपिसोड अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पर लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।